दोस्तों मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 18 जनवरी 2026। आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट बिग न्यूज़ शो। इस शो में आज आपको दिखाएंगे इराक से अमेरिकी फौज की शर्मनाक विदाई। ऐन अल असद बेस अब पूरी तरह से इराकी फौज के कंट्रोल में। सीरिया में कुर्दों की पकड़ हुई ढीली, सरकारी फौज रक्का की तरफ बढ़ी, कत्लेआम का इल्जाम। गजा में तुर्की कतर की एंट्री पर भड़का नेतन्याहू, अमेरिका ने दिखाई हैसियत, कहा ये हमारा शो है, तुम मत उछलो। हमास को 2 महीने का अल्टीमेटम, एक बड़ी शर्त ना मानने पर गजा में फिर बड़ी जंग शुरू करने की धमकी। और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई पर ट्रंप का सबसे सीधा वार, बताया बीमार आदमी, पहली बार खुल कर दिया, ईरान में नई हुकूमत लाने का इशारा, टेंशन पहले से ज्यादा हाई। शुरुआत करते हैं इस शो की। पहली बड़ी खबर यह है कि इराक से अमेरिका का बोरिया बिस्तर गोल हो गया है। ऐन अल असद बेस अब पूरी तरह इराकी फौज के हाथ में पहुंच चुका है। सुपर पावर को सद्दाम और शिया अल सुडानी की जमीन से बहुत रुस्वा होकर निकलना पड़ा है और इराक ने एक बार फिर अपनी जिद का लोहा मनवा लिया है। वो कहते हैं ना, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले हैं, निकलना खुद से आदम का सुनते आए थे। लेकिन दोस्तों, मिडिल ईस्ट में अमेरिका की पकड़ अब ढीली पड़ती दिख रही है। एक बहुत बड़ी है ये खबर जो मैं आपको बता रहा हूं। वेस्ट इराक के सबसे खास ऐन अल असद बेस यानी एयर बेस से अमेरिकी फौज पूरी तरह बाहर निकल गई है। इराकी आर्मी के अफसरों ने साफ कर दिया है कि इस पूरे बेस पर, इस हवाई अड्डे पर, फौजी हवाई अड्डे पर अब इराकी आर्मी का कंट्रोल है। इराक से अमेरिकी आर्मी की घर वापसी की शुरुआत के सिलसिले को जरा समझिए कि हुआ क्या, ये शुरुआत हुई कैसे। ये पूरी कार्रवाई साल 2024 में अमेरिका और इराक के बीच हुए उस एग्रीमेंट का हिस्सा है जिसके तहत अमेरिका को सितंबर 2025 तक ही इराक से अपना बोरिया बिस्तर, अपना मिलिट्री अलायंस खत्म करना था। हालांकि अमेरिका ने सीरिया के हालात का बहाना बनाकर इस वापसी में थोड़ी देरी की थी, लेकिन इराकी फौज डटी रही, इराकी हुकूमत जो है वो पिन करती रही और अब इराक के दबाव के आगे अमेरिका को झुकना पड़ा। जमीन तो इराक की है। दोस्तों, कल ही इराकी आर्मी के चीफ जनरल अब्दुल अमीर रशीद यारल्ला ने खुद इस बेस का दौरा किया और इराकी यूनिट्स को उनकी नई ड्यूटी सौंपी। अब जानिए कि क्या है इस बेस में जो इतना अहमियत रखता है। दरअसल ऐन अल असद इराक का वो बेस है जो सालों तक अमेरिकी ताकत का सेंटर रहा है। ईरान एक बार इस अमेरिकी बेस पर भी हमला कर चुका है। जी, सिर्फ कतर वाले पे नहीं, इस पे भी। साल 2020 की बात है, जब अमेरिका ने कासिम सुलेमानी का कत्ल किया था, IRGC के सबसे बड़े कमांडर, तब ईरान ने इसी बेस पर मिसाइलों की बारिश की थी, धुआं कर डाला था। पुरानी तस्वीरें देखिएगा जाके, यह स्टोरी बना देंगे उसकी। अब इस बेस का इराकी हाथों में जाना ये साबित करता है कि इराक अब अपना बचाव खुद करने के काबिल हो चुका है और उसे विदेशी फौज की जरूरत नहीं। दोस्तों, ये इराक के लिए किसी बड़ी जीत से कम नहीं है। सालों तक विदेशी फौज के साए में रहने के बाद अब इराक अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है। सवाल यह है कि क्या अमेरिका के जाने के बाद वहां अमन रहेगा या फिर कोई नई ताकत सिर उठाएगी या किसी नए ग्रुप को कोई अदृश्य पावर, छुपी हुई पावर फंड करके खड़ा कर देगी। लेकिन फिलहाल के लिए तो खबर यही है कि सुपर पावर ने चुपचाप इराक से ऐन अल असद बेस से अपना सामान समेट लिया है। दोस्तों, एक और बड़ी खबर सुनिए। सीरिया में कुर्दों के पांव उखड़ रहे हैं और रक्का की तरफ तेजी से बढ़ रही है अहमद अल शरा की फौज। लेकिन इस दरमियान बड़े कत्लेआम के इल्जाम भी लगे हैं। लेकिन किस पर, सुनिए स्टोरी को। सीरिया में दबदबे की जंग ने अब एक बहुत खतरनाक मोड़ ले लिया है। आज सुबह 18 जनवरी को सीरियाई आर्मी ने ऐलान किया कि उसने रक्का सूबे के एक बड़े हिस्से पर अपना कब्जा जमा लिया है और अब उसकी नजरें रक्का शहर पर हैं। शहर भी है रक्का। तो अशरा की फौज ने दावा किया है कि उसने अल तबका शहर और वहां के मिलिट्री एयरपोर्ट को कुर्दों के हाथों से छीन लिया है। सीरियाई सरकार ने कुर्दों की गुट SDF पर एक बहुत ही संगीन इल्जाम भी लगाया है। सरकार का कहना है कि जब तबका शहर हाथ से निकलने लगा तो हाथ से निकलने से ठीक पहले ही कुर्दों ने वहां मौजूद कैदियों और पकड़े गए लोगों को मौत के घाट उतार दिया, उनका कत्लेआम किया SDF ने। अहमद अल शरा की हुकूमत ने इसे जेनेवा कन्वेंशन का मजाक और ह्यूमन राइट्स यानी इंसानी हुकूक का सबसे बड़ा कत्लेआम बताया है। हालांकि अभी तक कुर्दों की तरफ से इस पर कोई जवाब नहीं आया है और ना ही ये पता चला है कि कितने लोग मारे गए हैं। मुसीबत सिर्फ एक तरफ से नहीं आ रही,
خبر یہ ہے کہ دیر الزور کے علاقے میں وہاں کے قبیلائی لڑاکوں یعنی ٹرائبل فائٹرز نے کردوں کے خلاف مورچہ کھول دیا ہے۔ کردوں کے لیے ہر طرف سے مصیبت ہے۔ قبیلوں کے دباؤ اور حملے کی وجہ سے ایس ڈی ایف کو کئی قصبوں اور شہروں کو خالی کرنا پڑا ہے۔ تو الشرا کے ساتھ اس وقت قبیلے بھی آ چکے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ملک میں بس ایک حکومت، ایک نظام رہے۔ دوستو، نارتھ ایسٹ سیریا کا یہ علاقہ عرب آبادی والا علاقہ ہے، جہاں سیریا کے سب سے زیادہ تیل کے کنویں ہیں اور کردوں کا وہاں ہونا ہمیشہ سے ووادوں میں رہا ہے۔ فی الحال تیل اور زمین کی یہ جنگ اب اور بھی خونی ہوتی جا رہی ہے۔ نہ یہ سول وار ہے، نہ کوئی وار ہے، لیکن یہ بس تیل، زمین اور پاور کی لڑائی ہے۔ ترکی کے نام پر نتن یاہو لال پیلا ہوا تو امریکہ نے اسے اس کی حیثیت یاد دلا دی۔ دوستو، یہ ایک دلچسپ خبر ہے، دھیان سے سنیے گا، آپ کے لیے ضروری ہے۔ غزہ کے انتظام کے لیے، غزہ کے نظام کو سنبھالنے کے لیے بنائے گئے نئے ایگزیکٹو بورڈ کو لے کر اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ٹھن گئی۔ خبر یہی کہتی ہے اور اسرائیلی میڈیا بھی یہی کہہ رہا ہے۔ نتن یاہو کے دفتر نے کہا ہے کہ وائٹ ہاؤس نے اس پینل کا اعلان کرنے سے پہلے اسرائیل سے کوئی مشورہ نہیں کیا، اور یہ اسرائیل کی پالیسی کے خلاف، مشورہ ہم سے کرنا چاہیے تھا۔ نتن یاہو کو سب سے زیادہ اعتراض اس بات پر ہے کہ اس بورڈ میں ترکی اور قطر کے بڑے افسروں کو بھی شامل کیا گیا ہے، منسٹرز کو بھی شامل کیا گیا ہے، جو غزہ جنگ کو لے کر اسرائیل کے سخت مخالف رہے ہیں۔ یعنی ہمارے تو حامی ہیں نہیں، آپ نے ہمارے دشمنوں کو بھر لیا، ٹرمپ سے کہا گیا۔ دوسری طرف امریکہ نے بھی اس پر بہت سخت جواب دیا۔ ایک بڑے امریکی آفیشل نے، حکومت سے جڑے بندے نے دو ٹوک لفظوں میں کہا نتن یاہو سے کہ یہ ہمارا شو ہے، ان کا نہیں ہے، اسرائیل کا، جس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ٹرمپ اب اسرائیل کے اعتراضوں کو زیادہ توجہ دینے کے موڈ میں نہیں، اور نتن یاہو کو اس کی حیثیت بھی یاد دلا رہا ہے۔ اسرائیل کے لیے یہ بات بہت پریشان کرنے والی بات ہے، کیونکہ جن ملکوں سے اس کے رشتے خراب ہیں انہیں اب غزہ کے معاملوں میں دخل دینے کا حق مل گیا ہے۔ ٹرمپ نے ترکی کے صدر ایردوغان کو بھی اس پیس بورڈ میں شامل ہونے کی دعوت دی ہے، السیسی کو پہلے ہی دی گئی تھی۔ یہ اسرائیل کے لیے ایک بڑا جھٹکا مانا جا رہا ہے۔ اسرائیل کے تمام اعتراض بتی بنا کر پھینک دیے گئے ہیں۔ غزہ کو لے کر اسرائیل نے ایک آخری الٹیمیٹم بھی دیا ہے، سن لیجئے کیا ہے۔ کہا ہے 2 مہینے میں ہتھیار ڈالو ورنہ پھر سے بڑا حملہ کریں گے۔ نتن یاہو باز نہیں آئے گا۔ غزہ میں چل رہے سیز فائر کے بیچ ایک بہت بڑی خبر جو ہے وہ آپ کے سامنے کچھ کم لفظوں میں رکھنے جا رہا ہوں۔ اسرائیل نے حماس کو فائنل وارننگ دیتے ہوئے صاف کہہ دیا ہے کہ اس کے پاس ہتھیار ڈالنے کے لیے صرف 60 دن کی مدت یعنی 2 مہینے کا وقت بچا ہے۔ یہ پورا معاملہ اس ایگریمنٹ کا حصہ ہے جو امریکہ نے پچھلے سال اکتوبر میں کروایا تھا، 10 اکتوبر کو۔ یہ پورا کھیل آسان لفظوں میں 1-2 پوائنٹ 3 پوائنٹ میں سمجھ لیجئے۔ 2 مہینے کی مہلت اور پیس کاؤنسل کا رول کیا ہے سمجھیے۔ ڈیل کا دوسرا فیز اب شروع ہونے والا ہے، سیکنڈ فیز۔ اس نئے پلان کے مطابق غزہ کا انتظام اب ایک پیس کاؤنسل یعنی بورڈ آف پیس سنبھالے گا، جس میں ڈونلڈ ٹرمپ اور ٹونی بلیئر جیسے بڑے نام شامل ہیں۔ جیسے ہی یہ نئی کاؤنسل اور پڑھے لکھے افسروں والی سرکار یعنی ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ کام شروع کرے گی، حماس کے پاس اپنی بندوقیں اور راکٹ سرنڈر کرنے کے لیے صرف 60 دن ہوں گے۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ یہ بات اس کے اور ٹرمپ کے بیچ طے ہو چکی ہے۔ اسرائیل کی اپنی شرطیں ہیں اور فوجی قبضے کو لے کر سوال بھی ہیں۔ اسرائیل نے سیز فائر کے دوسرے فیز کو شروع کرنے میں کافی دیر لگائی ہے۔ اس کی ضد تھی کہ جب تک آخری ہوسٹیج کا پتہ نہیں چل جاتا یا اس کی باڈی نہیں مل جاتی اور حماس پوری طرح سے نہتہ نہیں ہو جاتا، تب تک وہ آگے نہیں بڑھے گا۔ لیکن سیکنڈ فیز ان دونوں شرطوں کے بنا شروع ہو گیا۔ ایگریمنٹ کے مطابق اسرائیل کو بھی غزہ سے اپنی فوج باہر نکالنی ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اسرائیل اپنی فوج ہٹائے گا باہر، لے جائے گا باہر، کیونکہ ابھی بھی آدھے سے زیادہ غزہ پر IDF کا قبضہ ہے۔ اسرائیل کا ایک چینل ہے، چینل 12، اس کی رپورٹ کے مطابق اگر 2 مہینے میں حماس نے خود کو نہتہ نہیں کیا تو اسرائیلی فوج دوبارہ غزہ کے اندر بڑا حملہ کرے گی۔ اور اس سے جڑی ایک اور اپڈیٹ یہ ہے کہ اسرائیلی فوج نے تو اس کے لیے ابھی سے اپنی تیاری اور پلان شروع کر دیے ہیں۔ امریکہ نے بھی کہا ہے کہ اگر حماس نے سرنڈر نہیں کیا تو اسے ہٹانے کے لیے طاقت کا استعمال کیا جائے گا، یعنی ملٹری کا۔ تو دوستو، ایسے میں اس سینیریو میں آپ کو کیا لگتا ہے دوستو کہ حماس 2 مہینے میں کیا ہتھیار ڈال دے گا، یا اسرائیل صرف دوبارہ حملہ کرنے کا بہانہ ڈھونڈ رہا ہے؟ بتائیے گا۔ اور اب سب سے دھاردار خبر، آیت اللہ خامنئی پر ٹرمپ کا بیمار آدمی والا حملہ سامنے آیا ہے۔ پہلی بار ٹرمپ نے اعلان کیا ہے،
कहा है कि अब नई हुकूमत देखेगा ईरान। क्या यह है तख्ता पलट का खुला ऐलान? समझते हैं। दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब उस मुकाम पर पहुंच गया है जहां से वापसी मुश्किल लग रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के खिलाफ अपना सबसे सख्त बयान दिया है। ट्रंप ने खामेनेई को सीधे तौर पर एक बीमार आदमी, एक सिक मैन करार दिया है। हेडलाइन देखिए द टाइम्स ऑफ इसराइल की, और साफ साफ लफ्जों में कहा है ट्रंप ने कि अब ईरान में नई लीडरशिप का वक्त आ गया है। नई लीडरशिप का मतलब क्या है? ये पूरा मामला तब शुरू हुआ जब खामेनेई ने कल एक तकरीर के दौरान डोनाल्ड ट्रंप को ईरान में हुई मौतों का और नुकसान का असल गुनहगार और क्रिमिनल बताया था। ट्रंप ने पॉलिटिको मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में इस पर कड़ा जवाब दिया। ट्रंप ने आयतुल्लाह खामेनेई के लिए कहा कि वो आदमी एक बीमार आदमी है जिसे अपना मुल्क ठीक से चलाना चाहिए और लोगों को मारना बंद करना चाहिए। उसकी ख़राब लीडरशिप की वजह से ईरान दुनिया में रहने के लायक सबसे बुरी जगह बन गया है। ये ट्रंप के लफ्ज़ हैं। ट्रंप ने आगे कहा कि लीडरशिप का मतलब इज्जत कमाना होता है, खौफ और मौत फैलाना नहीं। उन्होंने दावा किया कि खामनेई अपनी हुकूमत बचाने के लिए हज़ारों लोगों का कत्ल कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप क्या बात कर रहे हैं? किस चीज़ की? इज्जत की, खौफ की? कि इज्जत कमाए, खौफ नहीं। वेनेजुएला की पूरी आवाम को, ग्रीनलैंड की पूरी आवाम को आपने खौफ में डाल दिया। आप कह रहे हैं खौफ से हुकूमत नहीं चलानी चाहिए, हर किसी को कब्जाने की बात कर रहे हैं। मैक्सिको भी निशाने पर, ब्राज़ील भी निशाने पर, चिली भी निशाने पर। इज्जत? आपके लोग आपके खिलाफ हैं, आपकी फोर्स आपके लोगों को गोली मार दे रही है, सीधी औरतों को। आप किसे दरस दे रहे हैं इज्जत का और खौफ का भाई? खैर छोड़िए, हम इस बात पर क्या तस्करा बहुत ज़्यादा करें, लेकिन एक सवाल आपके जहन में तो आ रहा होगा दोस्तों कि ये नई लीडरशिप का जो शोशा छोड़ा है डोनाल्ड ट्रंप ने, उसका मतलब क्या है? देखिए, मेरा मानना है कि ट्रंप का ये बयान ईरान में हुकूमत बदलने यानी रिजीम चेंज की तरफ उनका अब तक का सबसे बड़ा और साफ इशारा है, और ये ख़तरनाक है। ट्रंप ने इस इंटरव्यू में तंज कसते हुए कहा कि खामेनेई ने अपनी ज़िंदगी का सबसे अच्छा फैसला तब लिया जब उन्होंने 2 दिन पहले 800 लोगों को फांसी देने के फैसले को रोक दिया। हालांकि दोस्तों, ईरान ने ऐसी किसी फांसी की बात से इनकार किया है, लेकिन खामेनेई साहब ने कल कहा है कि सबको सज़ा मिलेगी, कमर तोड़ जाएंगे। जी, एक तरफ ईरान में प्रोटेस्ट कुछ कम हुए हैं, लेकिन ट्रंप के इस ताज़ा रिजीम चेंज वाले बयान ने वहाँ की आग में घी डालने का काम किया है। यानी ट्रंप अब भी प्रोटेस्ट की मशाल जलवाए रखना चाहते हैं। कहते हैं नहीं लगे रहो, यानी उन्हीं के सारे रिजीम चेंज हो जाए, शायद ये सोचा है। उधर खामनेई ने भी साफ कर दिया है कि अमेरिका के आगे नहीं झुकेंगे, पुष्पा हैं हम, और साजिश करने वालों की कमर तोड़ देंगे। दोस्तों, ट्रंप और खामनेई के बीच ये जुबानी जंग अब ज़ाती यानी पर्सनल हो गई है। ट्रंप ने जिस तरह बीमार आदमी और नई लीडरशिप जैसे लफ्ज़ों के इस्तेमाल किया है, उससे साफ है कि अमेरिका अब ईरान की हुकूमत को उखाड़ फेंकने के अपने मिशन को और तेज़ करेगा। ईरान पर हमला नहीं करना है, मेन मकसद ईरान में निज़ाम बदलना है ताकि कोई अपनी सोच का बैठ सके, फिर उससे इस रीजन में बहुत कुछ करवाया जा सके। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद ये करता हूँ कि मैंने तफसील से जो एनालाइज़ करके और डिटेल में रिसर्च के साथ आपको खबरें दी हैं वो आपको ईज़िली समझ आ गई होंगी। संडे है, थोड़ा सा आप भी आराम कीजिए, थोड़ा हम भी टीम को आराम देते हैं, और कुछ और वीडियोज़ आएंगे। ये लेट आने की वजह दे दी आपको। सलामत रहिए, खुश रहिए।